नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य। यह चाराइसी बहनिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज किन किन दशाओं में सर्वांगसम होते हैं उसके विषय में देखें। तो किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं से अलग अलग बराबर हो और पहले त्रिभुज और उनके बीच का कोण भी यदि आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम होते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच के कोण से यदि अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरी दशा है किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों से अलग अलग बराबर हो और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब तीसरी दशा है किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और चौथी दशा है कि इन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण आपस में बराबर हों और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और चौथी दशा में पांचवी दशा समरूपता की होती है। समरूपता यदि किसी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप के चिन्ह को हम इस तरह से समरूपता के चिन्ह को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से इसको आप दोहरा लीजिए। किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच के कोण से यदि अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों से अलग अलग बराबर हो और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों में तीसरी दशा किन्हीं दो सर्वांगसम त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चौथी दशा किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण आपस में बराबर हो और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद पांचवी दशा कोणों पर आधारित है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज को जो है हम इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है समरूपता का। अब तो इस तरह से आप पाएंगे कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो वे समरूप हो सकते हैं। सर्वांगसम है तो समरूप हो सकते हैं, परंतु यदि वे समरूप हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सर्वांगसम हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो परस्पर समरूप हो सकते हैं वे या समरूप होते हैं, परंतु यदि वह समरूप हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सर्वांगसम हो। सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
तो देखिए भाई, दो बहुभुज, इसी तरह बहुभुजों में समरूपता है। तो यदि दो बहुभुज आपस में समान कोणिक हों तो वे समरूप होते हैं, और दूसरा है कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, संगत भुजाएं अनुपातिक हों तब भी वे समरूप होते हैं। अब इसी पर जो है आपकी बस प्रश्नावली है, कोई उदाहरण तो है नहीं, तो इस प्रश्नावली में आप देख लीजिए, दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आवश्यक रूप से आपस आमाप समान न हो कहलाती हैं। आकार समान हो, यदि दो आकृतियां प्रश्नावली 6A का पहला प्रश्न है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आवश्यक रूप से आमाप अर्थात भुजाओं की माप समान न हो कहलाती हैं, तो समरूप आकृति कहलाती है। इसी प्रकार दो खटभुजों के संगत कोण बराबर हैं, एक खटभुज समरूप है यदि और केवल यदि, तो उनकी दो संगत भुजाएं समानुपातिक हों। जब उनकी दो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो वे खटभुज समरूप कहलाएंगे। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समान हो तो इसमें आप उनके संगत कोण बराबर हों।